वेलकम बैक इन हिस्टोरियन चैनल में आपका होस्ट है मोहम्मद अहमद नज़ीर। आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल में। बेसिकली दैट चैनल इज़ फॉर academic purpose, just in order to facilitate my friends as well as a few family members, since many friends were requesting me for making a video related to visa procedure. So I thought, why not I should make a video just in order to guide all of you people. So आज हम करने जा रहे हैं ओवरऑल कंपैरिजन वीज़ा प्रोसेस का, और इसके लिए मैंने चूज़ किए हैं मल्टीपल कंट्रीज़। और आप ये देख सकते हैं कंट्रीज़ में मैंने सबसे पहले नंबर पर रखा है यूरोपियन कंट्रीज़ को और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को। यूरोपियन कंट्रीज़ में मैंने ज़्यादा प्रायोरिटी जो शो करवाई है वो करवाई है जर्मनी की तरफ। अब क्वेश्चन रेज होता है कि जब हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो कौन कौन से यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो बेहतर कंसीडर किए जाते हैं स्टडी के हवाले से। सो नंबर 1 पर है जर्मनी, फिर स्विट्ज़रलैंड है, यूनाइटेड किंगडम भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, बट इन 2023 ब्रेग्जिट डील के बाद यूनाइटेड किंगडम यूरोप से बाहर हो चुका है। इट्स नॉट पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन नाउ। सो दैट्स व्हाई आई प्लेस्ड यूनाइटेड किंगडम एट 5th प्लेस। स्टडी के लिए मेन डेस्टिनेशंस जो स्टूडेंट्स के लिए होती हैं वो यही 5 डेस्टिनेशंस हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उसमें मैंने आपको बताया जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, नीदरलैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, स्वीडन है, डेनमार्क है, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। मैंने आपको टॉप ऑफ द 7 और 8 कंट्रीज़ पॉइंट आउट किए हैं। आप प्रॉपर रिसर्च कर सकते हैं और फाइनलाइज कर सकते हैं कि आप अपनी स्टडी की डेस्टिनेशन किस कंट्री को बनाने जा रहे हैं और किन रीजंस की बेसिस पर आप बनाने जा रहे हैं। उसके बाद आते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में मैंने पॉइंट आउट यहाँ किया हुआ है स्वीडन को, नॉर्वे को, डेनमार्क को। अब ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ यूरोप का ही पार्ट हैं। मैंने पहले भी इनको पॉइंट आउट किया है, इनमें से डेनमार्क को, स्वीडन को, नॉर्वे का नाम भी मैंने यहाँ लिख दिया है। लेकिन इनको पॉइंट आउट करने का भी पर्पस है बिकॉज़ यूरोपीय यूनियन की पॉलिसीज़ इन पर लागू नहीं होती। इन कंट्रीज़ का अपना ग्रुप है। यहाँ जो स्टडी आप करने जाएंगे उसकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। यूरोप के बाज़ कंट्रीज़ में एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटी अवेलेबल है, एंड इन some of the countries, I'm talking about the Europe, keep in mind. So in a few of countries of Europe, education is free as well as medical facilities are free. So any health issue happens in case, तो गवर्नमेंट वहाँ की आपको फैसिलिटेट करेगी आपका इलाज करवाने में, आपके इलाज मुआवजे में। ठीक है।
अब सेकंड नंबर पर मैंने रखा है कनाडा को, थर्ड नंबर पर रखा है मैंने ऑस्ट्रेलिया को, फोर्थ नंबर पर मैंने रखा है यूएसए को, और फिफ्थ नंबर पर मैंने रखा है यूके को। अब आपने ये वीडियो ध्यान से देखनी है। उसकी रीज़न ये है कि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं और इन पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा, बिकॉज इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू राइट ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग to write any essay. So that's why I wrote just points here and I will explain these points here. आप सुनेंगे तो होपफुली आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर कन्फ्यूजन्स, बिकॉज आई एम हेयर for guiding you, for facilitating you in your great motive. सबसे पहला काम जो है आपने करना है कि आपने अपनी टू डू लिस्ट में आपने सबसे पहला पॉइंट यही लिखना है कि आप किस कंट्री को डिसाइड करने जा रहे हैं। आपने जो डिसीजन ये लेना है, ये आपने अपनी रिसर्च की बेस पे लेना है। आपने प्रॉपर रिसर्च करनी है। प्रॉपर रिसर्च विल फैसिलिटेट यू। प्रॉपर रिसर्च से ये होगा कि आप के लिए काफ़ी इजीनेस हो जाएगी। देखें, हर एक के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होती है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं एग्जांपल कोट करूँगा, बिकॉज इन दिस वे इट विल बिकम इजी फॉर यू। टर्म्स एंड कंडीशंस और सिचुएशन की मैंने बात की। सिचुएशन बाज़ लोगों की फाइनेंशियली डिफरेंट होती है, बाज़ लोगों की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं। तो इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है, then it will become easy for you to take right decision at right time. अब मैंने कहा कि डिसीजन राइट टाइम पर लेना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप ने बैचलर कर लिया है और आपका गैप ज़्यादा होता जा रहा है, then it will create issue at the time of visa. you know अगर आप जॉब कर रहे हैं, then it will become easy for you in order to in order to in order to mention reason, because एम्बेसी भी रीज़न मांगती है और यूनिवर्सिटी भी रीज़न मांगती है कि अगर आप 3-4 साल के लिए फ्री रहें तो आपने इन 4 साल में क्या किया है। 5 साल गैप जो है वो जस्टिफाइएबल है, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। बट इफ़ इट इंक्रीजेज more than 5 years, then it will become difficult to justify if you are not doing job, or if you have not evidence or proof. एविडेंस और प्रूफ से मेराज ये है कि अगर जॉब कर रहे हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होने चाहिए, आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी जहां पर आप जॉब कर रहे हैं। चलें अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है कैटेगरीज। अब देखें, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना है तो कैटेगरीज डिफरेंट हो सकती हैं। स्टूडेंट वीज़ा जो है वो पहली कैटेगरी है, स्किल वर्क वीज़ा सेकंड कैटेगरी है, और पीआर जो है डेट इज़ थर्ड कैटेगरी। ओके, here I wrote second mistakenly, so consider it third.
अब बाज़ पाकिस्तानीज़ या इंडियंस दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, वो वर्क वीज़ा पर जाते हैं। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है जिसने बैचलर किया हुआ है, वो जॉब करने के लिए बाहर जाना चाहता है बिकॉज ही कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंसेस। तो वो क्या करेगा, वो वर्क परमिट पे जाएगा, वो स्किल वर्क वीज़ा पर जाएगा। अब वीज़ा प्रोसीजर को मैं डिफ़ाइन करता हूँ। वीज़ा प्रोसीजर जो है ये एम्बेसी देख रही होती है या कॉन्सुलेट देख रहा होता है। लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ यूएसए की। यूएसए की एम्बेसी है इस्लामाबाद में। पाकिस्तान में यूएसए की एम्बेसी है इस्लामाबाद में, लेकिन उसका कॉन्सुलेट कराची में भी है और लाहौर में भी है। अब वीज़ा प्रोसीजर को एम्बेसी देख रही होती है। एम्बेसी वीज़ा तभी इशू करती है जब आपके पास स्पॉन्सर हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो स्पॉन्सर आपके पास दो तरह से आएंगे, या तो स्टडी की सूरत में या आपको वर्क वीज़ा मिल जाए। अब स्टडी वीज़ा आपको जो मिलता है वो यूनिवर्सिटी आपको लेटर देती है। जब यूनिवर्सिटी आपको लेटर देगी तो इट्स मीन यूनिवर्सिटी इज़ योर स्पॉन्सर। अगर आपको लेटर मिल रहा है किसी कंपनी की तरफ से, किसी एम्प्लॉयर की तरफ से, देन इट विल कम इन वर्क वीज़ा। तो तब आपका स्पॉन्सर होगा कंपनी या कोई इंडिविजुअल, कोई एम्प्लॉयर, समथिंग लाइक दैट। तो एम्बेसी फिर उसको कंसीडर करेगी, एम्बेसी उसकी फ़ी लेगी। हर एक के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस डिफरेंट हैं। स्टडी वीज़ा के लिए अपनी कंडीशंस हैं, वर्क वीज़ा के लिए अपनी कंडीशंस हैं। अब मैं इसको जल्दी से बता देता हूँ कि वर्क वीज़ा है, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन की एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। वर्क वीज़ा में आपको चाहिए होता है आइल्ट्स जनरल, और स्टडी वीज़ा में आपको चाहिए होता है आइल्ट्स एकेडमिक। मैं लेटर ऑन इन पर वीडियोस बनाऊंगा आइल्ट्स एकेडमिक को समझाने के हवाले से, आइल्ट्स जनरल को समझाने के हवाले से। और थर्ड जो रूट है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स जाते हैं वो है पीआर। पीआर स्टैंड्स फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। अब डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं जहाँ पर पीआर इजी है, उसमें कनाडा इज़ नंबर 1 डेस्टिनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन ये भी अब इजी नहीं रह गया। इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। इट वाज इजी इन 90s। The reason was that at that time that countries were requiring more educated labor. इन कंट्रीज़ को मैन पावर की ज़रूरत थी उस वक्त। That's why their PR procedure was quite easy. तो 90s में काफ़ी सिख भाई और पाकिस्तानी जाकर वहाँ सेटल हो गए PR लेके। लेकिन इसकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और इस चीज़ को मैं समझाऊंगा डिटेल में। इसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा। पीआर के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको कितना आइल्ट्स का स्कोर चाहिए, देन आपके लिए चांस बन सकता है पीआर का। इसके लिए एक पोल होता है, जिस तरह कुरंदाजी होती है हमारे कंट्री में, इसी तरह इसके लिए वोटिंग होती है। इसके लिए वो पोल होता है। पोल इज़ द बेटर वर्ड जो इसके लिए यूज़ करें। तो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू वो पोल होता है, और फिर जो है कैंडिडेट्स के नाम आते हैं जो क्राइटेरिया मीट करते हैं। इसके लिए
पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अब मैं वीडियो को जो है वो ब्रीफ करूँगा फास्टली, बिकॉज़ वीडियो का जो टाइम स्पैन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर जर्मनी को मैंने नंबर 1 प्रायोरिटी इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है। अब देखें, अगर एजुकेशन फ्री है तो स्टूडेंट के लिए फ़ी देने के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जर्मनी भी अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ भी अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर रहे हैं। अब जो जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ 150 यूरोज़ ले रही थी, अब वो 1500 यूरोज़ ले रही हैं, 2000 यूरोज़ ले रही हैं, 3000 यूरोज़ ले रही हैं। एंड दिस थिंग इज़ चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब आप सोचेंगे कि 150 यूरोज़ is not a big deal and how is it possible, then I give you reason for each and everything. जर्मनी में जो मैं 150 यूरोज़ की बात कर रहा हूँ वो अब की बात नहीं, आज से 5-10 साल पहले बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ले रही थी और उसमें पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ले रही थी। अब हर कंट्रीज़ के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस डिफरेंट हैं। अगर आप जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज़ जा रहे हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जा रहे हैं, बिलफर्ज आप जर्मनी जा रहे हैं, तो आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप इंग्लिश वाला कोर्स ले लेंगे, यानी इट्स क्वाइट इजी फॉर यू टू डू स्टडी इन जर्मन यूनिवर्सिटीज़ हैविंग लैंग्वेज इंग्लिश। लाइक वहाँ पर स्टडी जो होगी वो इंग्लिश में होगी, वो आपके लिए इजी है। बट जर्मन लैंग्वेज में इसलिए कह रहा हूँ ज़रूरी है कि आप वहाँ पर सरवाइव करना आपके लिए आसान हो जाएगा, वहाँ आपके लिए जॉब ढूंढना आसान हो जाएगा। इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टैंडिंग और यू हैव नॉट नॉलेज रिलेटेड टू जर्मन लैंग्वेज, then things will become difficult for you. यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन दे देंगी क्योंकि इंग्लिश इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड एवरी कंट्री एक्सेप्ट्स दैट लैंग्वेज। ऑलराइट, सेकंड हमारे पास कंट्री है कनाडा। कनाडा को सेकंड नंबर पर मैंने रखा है बिकॉज़ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ कैनेडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, स्कॉलरशिप्स भी देती है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि कनाडा अभी तक भी एक ऐसा वाहिद कंट्री है जो स्टूडेंट्स को पीआर जो है वो जल्द देता है। थर्ड नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी पीआर के हवाले से फेमस है। अब इन कंट्रीज़ ने और काफ़ी सारी जो है वो फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की हैं। लेट्स सपोज ये जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने वर्क ड्यूरेशन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बढ़ा दिया है, तो स्टूडेंट्स के लिए सरवाइव करना इजी हो गया, अपनी फ़ीस जो है वो निकालना आसान हो गया। फोर्थ नंबर पर डेस्टिनेशन है यूएसए। यूएसए की 50 स्टेट्स हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और फ़ायदा आपको ये है कि आप एक स्टेट की यूनिवर्सिटी से बिलफर्ज करें मास्टर कर रहे हैं, then after master you can go anywhere in 50 states. यूरोप में भी यही फैसिलिटी जो है वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी समझी जाती है कि आप एक यूरोपियन कंट्री से पढ़ लेते हैं, लेट्स सपोज जर्मनी से पढ़ते हैं, तो आपको जॉब किसी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में मिलती है तो आप वहाँ जा सकते हैं। उसके अलावा आप बहुत सारे कंट्रीज़ में जो है सैरो सेहत के लिए जा सकते हैं। ऑलराइट, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में चंद एक कंट्रीज़ ऐसे हैं जो
एजुकेशन के हवाले से नंबर 1 समझे जाते हैं। फ़िनलैंड की बात मैं करूं तो फ़िनलैंड नंबर 1 पर आता है इन एजुकेशन रैंकिंग in terms of providing quality education. All right, चलें उसके बाद हम इधर आते हैं इस पॉइंट पर, डिसाइड एरिया ऑफ स्टडी एंड यूनिवर्सिटी। स्टडी वीज़ा का जब भी आपने सोचना है, सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है आप किस कैटेगरीज़ की तरफ जा रहे हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मोर देन 5 years, 7 years, or you have experience of 10 years, then do IELTS General and get more than 7 bands and apply for it. Then definitely you will get PR if you are meeting criteria, if you are making points according requirement. The second thing is स्किल वर्क वीज़ा। स्किल वर्क वीज़ा के लिए आपको कंपनी से स्पॉन्सर लेटर लेना होगा। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 476, ये बताना मैं भूल गया। अब ये कैटेगरी है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये मैं बताता जाऊँ, ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको आए हुए चंद ही साल हुए हैं और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा आ रहा है स्किल वर्क वीज़ा। एक होता है सिंपल वर्क वीज़ा, एक होता है स्किल वर्क वीज़ा। स्किल वर्क वीज़ा ग्रेजुएट्स के लिए है जिन्होंने बैचलर किया है पाकिस्तान से, इंडिया से, मुख्तलिफ़ कंट्री से, वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। वो इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। ना तो आपकी यूनिवर्सिटी की कोई फ़ी होगी, क्योंकि आप किसी यूनिवर्सिटी में जा नहीं रहे। आप को ये राइट दिया है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने। बेसिकली उनको स्किल वर्कर्स चाहिए थे, उनको स्किल मैन पावर चाहिए थी, तो उन्होंने ये कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई ताकि जिनके पास बैचलर है, जिन्होंने बैचलर किया हुआ है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो इस कैटेगरी में अप्लाई करें। इस कैटेगरी में अप्लाई करने का फ़ायदा ये है कोई आपकी फ़ी नहीं है। और सेकंड थिंग इज़ दैट आपके एक्सपेंडिचर जो हैं वो इसमें ना होने के बराबर हैं। आई थिंक सो अगर मैं आपके एक्सपेंडिचर्स की बात करूं तो 5 लाख से कम ही होंगे। वो इनकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, दूसरी चीज़ें होती हैं, वीज़ा फ़ी होती है, वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बट इट्स मोर गुड अपॉर्चुनिटी। अब ये भी मैं बताता जाऊँ, ये हर किसी के लिए नहीं है। आपने HEC की वेबसाइट पर जाना है और आपने चेक करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री कौन सी है। इसको आए हुए 1-2 साल ही हुए हैं। दैट्स अ फ्रेश थिंग, दैट्स अ न्यू थिंग। सो ये जो कैटेगरी है ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई है। जिन स्टूडेंट्स के पास डिग्री सेकंड लेवल वाली है वो ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। जिनके पास ये नहीं, यानी HEC से अप्रूव्ड, PEC से अप्रूव्ड डिग्री लेवल 2 की नहीं, वो ये अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। अब मैं बता रहा था कि डिसाइड एरिया ऑफ स्टडी, आपने कंट्रीज़ डिसाइड कर लिए, आपने ये डिसाइड कर लिया आप स्टूडेंट वीज़ा पर जा रहे हैं, स्किल वर्क वीज़ा पर जा रहे हैं या PR के लिए जा रहे हैं। PR वाले जो हैं उन्होंने तो इन चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं। वो तो अपना डायरेक्ट अप्लाई करेंगे एंड दे विल गेट PR इफ़ दे आर मीटिंग क्राइटेरिया। दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर स्टूडेंट्स। अब एरिया जो स्टडी का है वो बैचलर है, मास्टर्स है या PhD है। उसके बाद मैंने ये पॉइंट आउट किया हुआ है कि यूनिवर्सिटीज़ जो आपने डिसाइड करनी है
दो टाइप की यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। जर्मनी का जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने ये बताया था कि जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी फ़ी है 1500 यूरोज़ तक। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी बहुत ज़्यादा है, और जो 1500 फ़ी है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की जर्मनी में, वो भी प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करती है। बाज़ प्रोविंसेस में फ़ी उन्होंने बढ़ा दी है। तो इट्स नेसेसरी टू डू प्रॉपर रिसर्च। हेयर आई मेंशन डिसाइड कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन रिसर्च। कोई आपकी केयर नहीं करेगा। सो इट्स योर फ्यूचर, सो you have to you have to do proper research before deciding any country. Okay, so अब देखें मास्टर्स और पीएचडी, इसमें आप जा रहे हैं, इन प्रोग्राम्स में आप जा रहे हैं, तो इसमें फर्दर दो कैटेगरीज हैं। एक रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स हैं और दूसरे हैं विदाउट रिसर्च बेस्ड। अब मास्टर जो है इसका पीरियड, इसका एरिया भी जो है वो वेरी करता है। पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ तो मास्टर्स यूके में 1 साल का है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए इनमें 2 साल का है। अब रिसर्च बेस्ड मास्टर एग्जिस्ट करता है और विदाउट रिसर्च बेस्ड मास्टर भी एग्जिस्ट करता है। इसे कहते हैं टॉट प्रोग्राम्स। ओके, पीएचडी जो है ये तो ऑब्वियस है, ये तो प्रॉपर इसमें रिसर्च चाहिए होगी, तो इट्स रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम। सो मास्टर्स जो हमारे पास रिसर्च बेस्ड है उसमें भी हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। एक एचईसी फंडेड है और एक विदाउट फंडिंग है, जो आप अपने ओन पर कर रहे हैं। अब मैंने जो दो कैटेगरीज बनाई हैं, एचईसी फंडेड, एचईसी स्टैंड फॉर हायर एजुकेशन कमीशन, पाकिस्तान की एक हायर बॉडी है एचईसी, जो आई थिंक परवेज़ मुशर्रफ गवर्नमेंट ने ये बॉडी बनाई जस्ट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। नो डाउट एजुकेशन जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आई, उसके क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आई, बट बट इट स्टिल but it still needs attention of our higher authorities, including our leadership. अब एचईसी जो है वो आई थिंक सो हर 4 माह बाद या 2 माह बाद, ये जो टाइम पीरियड है ये वेरी करता है। जब एचईसी प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवाती है, बिलफर्ज वो इटली के लिए करवा रही है, वो यूके के लिए करवा रही है, वो कनाडा के लिए करवा रही है, तो आपको क्या करना है, आपने एचईसी की वेबसाइट पे जाना है। आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके नोटिफिकेशन चेक करते रहना है कि एचईसी कौन सा प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है, और इन इस प्रोग्राम के थ्रू आप बाहर जा सकते हैं। इट विल टेक्स टाइम, ये आपका टाइम लेगा, क्योंकि प्रोग्राम बाज़ अफ़क़ात आ रहे होते हैं और बाज़ अफ़क़ात नहीं आ रहे होते। एवरी कंट्री provide funding, every country sponsors, so so it's an area of your attention। आपने प्रॉपर रिसर्च करनी, आपने देखना है कि कब प्रोग्राम आ रहे हैं, और इसके लिए आपका हेड का स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, इसके लिए आपका सीजीपीए बहुत अच्छा होना चाहिए। ये मास्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग। तो यहाँ पर मैंने लिखा है गैट। गैट जो है ये एक टेस्ट है जो चाहिए हमें एडमिशन लेने के लिए मास्टर्स में, लेकिन ये एक्सेप्टेबल है फॉर स्टडी इनसाइड कंट्री, इनसाइड पाकिस्तान।
इसी से मिलता जुलता एक टेस्ट है हैट। एक सेपरेट वीडियो मैं गैट और हैट पर भी बनाऊंगा, अगर आप सब जो हैं वो मुझे इस बारे में कहेंगे। सो पुट योर सजेशंस, पुट योर कमेंट्स इन माय कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता लगे कि आप क्या कुछ मेरी वीडियोस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको किस तरह का मटेरियल चाहिए, ताकि रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं वीडियो बना सकूं। और सेकंड जो कैटेगरीज़ है वो है विदाउट फंडिंग। अब रिसर्च बेस्ड जो प्रोग्राम है इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वो किस तरह, मास्टर्स जो रिसर्च बेस्ड है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं रिसर्च बेस्ड मास्टर प्रोग्राम के लिए, तो उसके लिए आपको क्या है, प्रोफेसर से कांटेक्ट करना पड़ता है। इफ़ यू हैव research material like publication, journals, articles, then it would be quite easy for you. What you will to do, you will contact with foreign professor after showing your statement of purpose, after showing your after showing your letter of motivation. तो एक एक होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और सेकंड थिंग इज़ लेटर ऑफ मोटिवेशन। दोनों बहुत ही सिमिलर चीज़ें हैं और इस पर भी मैं जो है वो वीडियो बनाऊंगा सेपरेट। अब नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन द एप्लीकेशन प्रोसीजर, और उसमें भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, यानी कंट्री टू कंट्री चीज़ें वेरी करती हैं। एप्लीकेशन फ़ी क्या है, इंग्लिश प्रोफिशेंसी का क्या क्राइटेरिया है, बाज़ यूनिवर्सिटीज़ आइल्ट्स मांगती हैं, बाज़ यूनिवर्सिटीज़ टोफल मांगती हैं। सो दिस थिंग वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। सो अब के लिए अपने होस्ट मोहम्मद अहमद नज़ीर को इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू।